मूवी की शुरुआत होती है एथेना से, जो अपनी डेस्क पर बैठी फोन चला रही होती है। दोस्तों के साथ मजेदार चैट चल रही होती है, मीम्स शेयर हो रहे होते हैं, हंसी मजाक का माहौल बना होता है। लेकिन तभी अचानक बात उस खतरनाक हवेली और शिकार की होने लगती है। माहौल हल्के फुल्के मजाक से सीरियस मोड में चला जाता है। दूसरी तरफ एक प्राइवेट जेट के अंदर एक एयर होस्टेस एक आदमी को कैवियर ऑफर करती है, लेकिन वो उसे ठुकरा देता है और तंज कसते हुए कहता है, मुझे तो ताजा बना खाना चाहिए। थोड़ी चिढ़े हुए अंदाज में वो सिर्फ शैंपेन मांगता है। एयर होस्टेस जैसे ही शैंपेन लाने के लिए मुड़ती है, तभी अचानक एक आदमी लड़खड़ाता हुआ केबिन में घुस जाता है। उसकी हालत देखकर सबके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। शैंपेन वाला आदमी हंसते हुए कहता है, लो जी, एक तो जाग गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी जो खुद को डॉक्टर बताता है आगे बढ़ता है और उस घायल आदमी को संभालने की कोशिश करता है। उसे तौलिए पर लिटा दिया जाता है, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर एकदम ठंडे अंदाज में उसकी छाती में चाकू घुसेड़ देता है। घायल आदमी अभी जिंदा होता है और दर्द से तड़पता हुआ हाथ में पकड़ी बोतल से हमला करने की कोशिश करता है। तभी एथेना दबे कदमों से आती है और बिना एक पल गंवाए अपनी हाई हील्स उसकी गर्दन में उतार देती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कोई बोलता है, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ। इस पर एथेना ठंडे लहजे में कहती है, जंग में जज्बातों के लिए जगह नहीं होती, और बड़े आराम से अपने जूते से खून पोंछने लगती है। उधर वो बुजुर्ग आदमी लाश को घसीटकर प्लेन के पिछले हिस्से में ले जाता है, लेकिन वो घायल आदमी अभी भी धड़क रहा होता है। वो पास पड़ी एक सुनहरी बालों वाली औरत की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर वो बेहोश पड़ी होती है। कुछ देर बाद वही सुनहरी बालों वाली औरत जंगल जैसी जगह में होश में आती है। उसका मुंह कसकर बंधा होता है और वो लाख कोशिशों के बाद भी उसे खोल नहीं पाती। तभी उसे नदी के पार एक और औरत दिखती है, जो किसी तरह का कंपास बनाने में लगी होती है। दोनों एक दूसरे को पल भर के लिए देखते हैं, लेकिन दूसरी औरत बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और सुनहरी बालों वाली औरत उसके पीछे चल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वे एक मैदान में पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा सा लकड़ी का क्रेट रखा होता है। वहां कुछ और लोग भी इकट्ठा हो रहे होते हैं। कोई एक कहता है, शायद ये कोई जाल हो, मगर फिर भी एक आदमी जिद करके क्रेट खोल ही देता है। जैसे ही ढक्कन खुलता है, अंदर से एक सुअर तेजी से भागता हुआ बाहर आता है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन फिर अंदर से एक हथियारों की पूरी रैक नजर आती है। लोग झटपट अपने अपने गले के बंधन खोलते हैं और हथियार उठाने लगते हैं, पर इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। सब जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। सुनहरी बालों वाली औरत सोचती है कि वो बच गई है, लेकिन अचानक उसके शरीर से खून बहने लगता है। गोलियां उसे भेद चुकी होती हैं। वो जमीन पर गिर जाती है। एक आदमी गोलीबारी का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी तुरंत उड़ा दिया जाता है। एक औरत दौड़ते दौड़ते एक गड्ढे में गिर जाती है। एक आदमी उसकी मदद करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे ऊपर खींचता है, नीचे छिपे नुकीले कांटे उसकी छाती में धंस जाते हैं। दोनों किसी तरह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनका पैर एक लैंड माइन पर पड़ जाता है और धमाके के साथ दोनों हवा में उड़ जाते हैं। एक आदमी किसी तरह बचकर भागता है और एक ऊंची बाड़ तक पहुंचता है। वो किसी को अपनी तरफ आता देखता है और लगभग गोली चला देता है, लेकिन फिर पहचान जाता है, ये तो क्रेपन है। उनके साथ दो और लोग जुड़ जाते हैं और तीनों मिलकर बाढ़ फाड़ने की कोशिश करने लगते हैं। क्रेपन कहता है, मैं इनसे निपटता हूँ, लेकिन जैसे ही वो पलटता है, उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। बाकी बचे 3 लोग किसी तरह बचकर पास के एक गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। गैस स्टेशन के अंदर एक बुजुर्ग जोड़ा होता है, जो उन्हें देखकर डर जाता है और सोचता है कि ये लुटेरे हैं। एक आदमी जिसने नीली शर्ट पहनी होती है घबराकर बोलता है, हमें बस ये जानना है कि हम हैं कहाँ। स्टोर का मालिक जवाब देता है, ये अरकानसस है। नीली शर्ट वाला आदमी फौरन पुलिस को कॉल करता है, लेकिन तभी वो जोड़ा आपस में नजरें मिलाता है। उनका प्लान तैयार हो चुका होता है। बूढ़ी औरत चोरी छिपे एक जहरीला बिस्किट निकालती है और जैसे ही उनमें से एक लड़की उसे खाती है, वो हाँफने लगती है। उसी पल बूढ़ा आदमी औरत के गले में जोर से कपड़ा लपेट देता है और बूढ़ी औरत गैस मास्क पहन लेती है। फिर एक स्मोक ग्रेनेड फेंका जाता है। नीली शर्ट वाला आदमी कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। बचा हुआ आखिरी आदमी भी बच नहीं पाता। अब बूढ़ा जोड़ा आराम से लाशें समेटने लगता है। बूढ़ी औरत जब नीली शर्ट वाले आदमी की शादी की अंगूठी देखती है, तो एक पल के लिए ठिठक जाती है, पर फिर बिना किसी अफसोस के अंगूठी उतार कर रख लेती है और सफाई में लग जाती है। गैस स्टेशन का मालिक अपनी पत्नी की बात को हल्के में लेता है। कहता है कि जो मरे हैं वो वैसे भी अच्छे लोग नहीं थे, शायद जातिवादी भी हों। दोनों जातिवाद को लेकर कुछ देर तक बहस करते हैं। तभी रेडियो पर एक कॉल आती है।
कॉल करने वाला चेतावनी देता है कि एक और निशाना उनकी ओर बढ़ रहा है। यह सुनते ही दोनों स्टेशन को तैयार करने लगते हैं। कुछ देर बाद क्रिस्टल अंदर आती है, एकदम सामान्य अंदाज में, जैसे सब कुछ ठीक हो। वह काउंटर पर जाकर सिगरेट और अपने पैसे मांगती है, लेकिन उसे माहौल में कुछ गड़बड़ लगती है। बिना समय गवाए वह दोनों पर हमला कर देती है। काउंटर के नीचे से बंदूक निकालती है और पहले आदमी को खत्म कर देती है, फिर उसकी पत्नी को भी मार देती है। इसके बाद वह जल्दी से स्टेशन की तलाशी लेती है, जहां उसे लाशें मिलती हैं। वह वहां से कुछ रबर बैंड और गोलियां उठाती है और बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है। वह उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ती है। उसे ट्रक की नंबर प्लेट संदिग्ध लगती है, क्योंकि ऊपर से कुछ और लेकिन नीचे से क्रोएशिया की असली प्लेट झलक रही होती है। और ध्यान से देखने पर उसे ट्रक के दरवाजे पर एक तार बंधा दिखता है, जो बम से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद वह गैस स्टेशन से उठाए गए रेडियो के जरिए शिकारियों की बातें सुनती है। वे आपस में उसकी स्थिति पर चर्चा कर रहे होते हैं और इस बात से परेशान हैं कि गैस स्टेशन वाले उनसे संपर्क नहीं कर रहे, इसलिए वे वहां ड्रोन भेजने का फैसला करते हैं। क्रिस्टल झाड़ियों में छिप जाती है और देखती है कि कोई अज्ञात व्यक्ति ड्रोन पर गोली चला देता है, जिससे वह गिरकर चकनाचूर हो जाता है। वह आदमी ट्रक के पास आता है और ड्रोन को और नुकसान पहुंचाने लगता है, लेकिन क्रिस्टल उसे आगाह करती है कि ट्रक में बम लगा हुआ है। फिर वह उसे डांटती है कि उसने ड्रोन पर गोली चलाकर अपनी स्थिति उजागर कर दी। इसके बाद वह दूर दिखी रेल की पटरियों की ओर चलने लगती है और वह आदमी भी उसके पीछे चल पड़ता है। रास्ते में वह आदमी एक सिद्धांत पेश करता है कि उन्हें मारने वाले अमीर लोग हैं, जो मजे के लिए लोगों का शिकार करते हैं। क्रिस्टल इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करती। तभी ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और वह आदमी से कहती है कि दौड़कर उसमें चढ़ना होगा। ट्रेन में घुसने पर वे पाते हैं कि एक समूह पहले से ही वहां छिपा हुआ है। वह आदमी दावा करता है कि ये सब नाटक करने वाले लोग हैं, लेकिन क्रिस्टल को पूरा यकीन नहीं होता, क्योंकि ये लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे होते। अचानक ट्रेन रुक जाती है और सैनिक डिब्बों की तलाशी लेने लगते हैं। क्रिस्टल और वह आदमी बाकी छिपे हुए लोगों के साथ आत्मसमर्पण कर देते हैं। जब एक अधिकारी उनकी जांच करता है तो वह आदमी कहता है कि वह और क्रिस्टल अमेरिकी हैं, हर बाकी लोग नाटक करने वाले हैं। तभी उनमें से एक शरणार्थी अचानक धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोलने लगता है और खुद को अभिनेता बता देता है। यह देखकर वह आदमी गुस्से में आ जाता है और उसे दबोचकर उसके कपड़ों में ग्रेनेड डाल देता है। बाकी लोग खुद को बचाने के लिए झुक जाते हैं और धमाके से वह आदमी मारा जाता है। इसके बाद क्रिस्टल खुद को एक ट्रक में पाती है, जिसे एक शरणार्थी शिविर की ओर ले जाया जा रहा होता है। वहाँ एक अधिकारी उससे कागज मांगती है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह खुद ही अनुमान लगाने लगती है और अंततः समझ जाती है कि वह क्रोएशिया में है। क्रिस्टल अमेरिकी दूतावास से संपर्क करने के लिए कहती है, लेकिन इसके बजाय वे उसे डॉन नाम के एक और बचे हुए व्यक्ति के पास ले जाते हैं। क्रिस्टल और डॉन साथ बैठकर खाना खाते हैं और वह भी वही बातें दोहराता है जो पहले वाला आदमी कह रहा था। तभी एक अधिकारी अमेरिकी दूतावास से आता है और उन्हें लेने के लिए गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। रास्ते में डॉन पूरी स्थिति समझाता है और वह अधिकारी कहता है कि वह अमेरिका के विदेश विभाग और सेना से संपर्क करेगा। क्रिस्टल को अधिकारी पर शक हो जाता है। अचानक वह उसे धक्का देकर गाड़ी से गिरा देती है और फिर उसे कुचलकर मार डालती है। उसकी जैकेट की तलाशी लेने पर उसे एक बंदूक और एक नक्शा मिलता है। जब वह ट्रंक खोलती है तो उसे वही व्यक्ति मृत मिलता है जो उसके साथ पहले ट्रेन में था। यह देखकर डॉन, जो पहले क्रिस्टल के व्यवहार से चौंका हुआ था, समझ जाता है कि वह सही थी। नक्शे को देखते हुए डॉन अंदाजा लगाता है कि शायद अब सिर्फ वही दोनों बचे हैं। वह गाड़ी लेकर भागने की बात करता है, लेकिन क्रिस्टल इनकार कर देती है। वह इस नक्शे का इस्तेमाल कर शिकारियों तक पहुंचना चाहती है और बदला लेना चाहती है। अपनी दृढ़ता दिखाने के लिए वह एक डरावनी कहानी सुनाती है जो उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। इसी बीच वह सुअर दोबारा दिखाई देता है। उधर शिकार करने वाले लोग एक बंकर में बैठे हुए होते हैं और राजनीतिक रूप से सही शब्दों को लेकर बहस कर रहे होते हैं। उनमें से एक सैनिक, जिसे सलाहकार के तौर पर रखा गया था, उन्हें केंद्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एथेना की आवाज रेडियो पर आती है और वह सभी को चुप रहने का आदेश देती है। उसी दौरान उनमें से एक शिकारी बाहर पेशाब करने के लिए निकलता है। बाहर निकले शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए डॉन सुअर का इस्तेमाल करता है और इसी बीच क्रिस्टल उसे मार गिराती है। बंकर के अंदर बाकी लोग बाहर की आवाजें सुनते हैं। वहां मौजूद सैनिक उन्हें निर्देश देने की कोशिश करता है, लेकिन घबराए हुए लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तभी डॉन बंकर के अंदर सुअर को फेंक देता है। गुस्से में वे बिना सोचे समझे गोलियां चला देते हैं, जिससे सुअर मारा जाता है। एक महिला इस पर बेहद परेशान हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, क्रिस्टल अचानक हमला कर देती है। वह एक शिकारी को मार गिराती है और बाकी पर गोली चलाने लगती है।
सैनिक को भी वह बेहोश कर देती है, फिर उस महिला को चाकू घोंप देती है जो सुअर की मौत से दुखी थी। इसके बाद वह एक और शिकारी से बंदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बंदूक में पहले से ही गोली भरी हुई है। बिना देरी किए वह उसे भी खत्म कर देती है। इसके बाद वह स्नाइपर की तलाश में निकलती है और उसे भी मार देती है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक सैनिक पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार क्रिस्टल एक पाइप से उसे हरा देती है, लेकिन उसकी जान नहीं लेती। घायल महिला, जो अब भी जिंदा है, क्रिस्टल का अपमान करती है और उसे गमवार कहकर बुलाती है। क्रिस्टल गुस्से में बंदूक उठाती है और उसे मारने ही वाली होती है कि डॉन बीच में आ जाता है। वह क्रिस्टल से कहता है कि उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह एक औरत है। क्रिस्टल इस पर महिला से ही सवाल पूछती है कि क्या सिर्फ इसलिए उसे छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह एक महिला है। महिला जवाब में नहीं कहती है। क्रिस्टल बिना रुके उसे गोली मार देती है। डॉन ये सब देखकर डर जाता है। तभी रेडियो पर एथेना की आवाज आती है जो डॉन से पूछती है कि क्या उसने क्रिस्टल को मार दिया। इससे क्रिस्टल को डॉन पर शक हो जाता है। वह तुरंत उस पर बंदूक तान देती है। डॉन डरकर सफाई देता है कि उसका इन शिकारी लोगों से कोई संबंध नहीं है और वह बस बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रिस्टल उस पर भरोसा नहीं करती और उसे गोली मार देती है। इसके बाद वह रेडियो पर एथेना को बताती है कि डॉन मर चुका है। एथेना उसे खुला निमंत्रण देती है कि वह उसे ढूंढ कर दिखाए। क्रिस्टल फिर घायल सैनिक के पास बैठ जाती है और उससे सामान्य बातचीत करने लगती है, लेकिन जब वह एथेना के ठिकाने के बारे में पूछती है और सैनिक मना कर देता है तो वह उसकी चोट पर और जोर डालती है। दर्द से कराहते हुए सैनिक अंततः जानकारी दे देता है, लेकिन साथ में यह चेतावनी भी देता है कि एथेना कई महीनों से इस लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रही है। जानकारी मिलते ही क्रिस्टल उसे भी खत्म कर देती है। इसके बाद कहानी पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहां दिखाया जाता है कि आखिर यह शिकार शुरू कैसे हुआ था। 1 साल पहले एथेना अपने ऑफिस में अपने साथियों के साथ थी जब एक लीक हुए मैसेज को लेकर उसे घेर लिया गया। उस मैसेज में मजाक में लोगों का शिकार करने की बात लिखी गई थी। हालांकि एथेना इसे सिर्फ एक मजाक कहकर टालने की कोशिश करती है, लेकिन यह मामला धीरे धीरे साजिश में बदल जाता है और फिर इतना बड़ा विवाद बन जाता है कि उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। एथेना गुस्से में आकर उन सभी लोगों की लिस्ट बनाती है जो इस अफवाह को फैला रहे थे। शिकार से 8 महीने पहले यह ग्रुप अपनी टारगेट चुन रहा था और इस पर बहस कर रहा था कि किन्हें शामिल किया जाए। तभी क्रिस्टल का नाम और उसके एथेना के बारे में विचार इस प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। एथेना यह देखकर और भड़क जाती है और क्रिस्टल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर उसे खुद चुनती है। वर्तमान में क्रिस्टल एथेना की हवेली के दरवाजे पर पहुंचती है। इंटरकॉम के जरिए एथेना उसे चेतावनी देती है कि अगर वह अंदर आना चाहती है तो अपनी बंदूक छोड़नी होगी, वरना वह गेट के नीचे लगे सितार को उड़ा देगी। मजबूर होकर क्रिस्टल अपनी बंदूक गिरा देती है और अंदर बढ़ती है। पीछे बैकग्राउंड में बीथोवन की धुन बज रही होती है और क्रिस्टल सावधानी से हवेली के अंदर कदम रखती है। अंदर की दीवारों पर उसे खुद की और बाकी शिकार किए गए लोगों की तस्वीरें दिखती हैं। रसोई में एथेना शांति से खाना बना रही होती है, जैसे कि वह पहले से ही क्रिस्टल के आने का इंतजार कर रही हो। बातचीत के दौरान एथेना उससे पूछती है कि क्या उसने डॉन को मार दिया, लेकिन यह साफ नहीं करती कि वह असल में शिकारी का हिस्सा था या नहीं। तभी क्रिस्टल को महसूस होता है कि एथेना को असल में उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर एथेना कबूल करती है कि उसने यह पूरा शिकार सिर्फ बदले की भावना में किया, एक मजाक के तौर पर शुरू हुई साजिश को असली में बदल दिया। लेकिन असली झटका तब लगता है जब क्रिस्टल उसे बताती है कि उसने गलत इंसान को टारगेट कर लिया। जिस क्रिस्टल ने इंटरनेट पर यह घृणास्पद साजिश लिखी थी वह कोई और औरत थी जिसकी सरनेम बस इत्तेफाक से एक जैसी थी। इस खुलासे के बाद तनाव बढ़ जाता है और क्रिस्टल गुस्से में चाकू उठाकर एथेना पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। वे हर चीज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। फर्नीचर, रसोई के औजार, हर चीज। एक समय पर क्रिस्टल महंगे शैंपेन की बोतल फेंकती है जिसे एथेना बीच में ही पकड़ लेती है। लड़ाई हवेली के हर हिस्से में फैल जाती है और एक मौके पर एथेना क्रिस्टल पर हावी हो जाती है जब वह उसे चाकू घोंप देती है। फिर दोनों रसोई में वापस पहुंचते हैं जहां एथेना सब्जी काटने वाले औजार से क्रिस्टल पर हमला करती है, लेकिन क्रिस्टल चालाकी से एथेना को अपनी ओर खींचती है और उसी हथियार से उसे घातक वार कर देती है। एथेना धीरे धीरे जमीन पर गिर जाती है, उसकी सांसें थम जाती हैं।
दूसरी ओर खून से लथपथ लेकिन जिंदा क्रिस्टल अपने जख्मों के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करती है। शांत होकर वह एथेना की बनाई टोस्ट खाती है और ब्लो टॉर्च की मदद से अपने जख्म को जलाकर बंद कर देती है। फिर खुद को साफ सुथरा करके वह एथेना के एक महंगे गाउन और जूते पहनती है, शैंपेन की बोतल उठाती है और हवेली से बाहर निकलती है। बाहर उसे एथेना का प्राइवेट जेट खड़ा दिखता है। वह विमान के अंदर जाती है और वहां खड़े पायलट और एयर होस्टेस का सामना करती है। बिना झिझक वह उन्हें बताती है कि उसने उनके बॉस को मार डाला है और अब वे उसे घर लेकर जाएंगे। अपनी बात को और मजबूत करने के लिए वह बंदूक निकालकर इशारा करती है। जैसे ही जेट उड़ान भरता है, एयर होस्टेस क्रिस्टल को एक स्नैक देती है और शैंपेन सर्व करती है। पहली बार क्रिस्टल आराम से बैठती है, सुकून से सांस लेती है। वह एयर होस्टेस को भी खाने और पीने के लिए आमंत्रित करती है और आखिरकार जीवन के लिए एक शांत टोस्ट उठाती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली बार।